राम राम भाई सभी को शेखावाटी की भूमि से। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनी वोकेबलरी की जो 2 क्लासें हैं वो हो गई है, और उसमें किसी भी प्रकार की, मेरे अनुसार तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज अपनी वोकेब की 3rd क्लास है, तो उसमें अपन 10 idioms के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जी, करते हैं शुरुआत। देखिए, नंबर फर्स्ट। देखिए, ए हाउस ऑफ कार्ड्स। देखिए, अपनी इडियम है ए हाउस ऑफ कार्ड्स। अब इसका हिंदी में इस बनाने जाए तो क्या निकलेगा? ए, एक, हाउस क्या होता है? घर, ऑफ कार्ड्स यानी कार्ड्स का घर, यानी कार्ड्स का एक घर। कार्ड्स होते हैं पत्ते। अब आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, ताश के पत्ते जो ताश के पत्ते होते हैं उनसे क्या करते हैं, घर बनाते हैं, यानी एक प्रकार से डिजाइन बनाते हैं। अब आप ये बताइए कि जो ताश के वो घर बनाते हैं, उनको जब अपन फूंक मारे तो वो क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। तो जो ताश के पत्ते हैं वो क्या होते हैं? असुरक्षित। असुरक्षित होते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को आप ये बोल रहे हो कि आपको क्या करना है, ताश के घर के अंदर रहना है, यानी कागज का घर होगा उसके अंदर रहना है। अब कागज का घर, उसमें वह आदमी सुरक्षित रह पाएगा? कोई पत्थर फेंक देगा तो वो क्या हो जाएगा? घर फट जाएगा, यानी कागज फट जाएगा। तो वो असुरक्षित हुआ उसके लिए घर। तो उसी से अपन इसका मीनिंग याद रखेंगे, यानी उसी के हिंट से अपन याद रखेंगे इसका मीनिंग। तो हिंट किससे याद रखेंगे? यानी पत्तों का घर, ताश के जो पत्ते होते हैं उनका घर, इससे अपन याद रखेंगे। तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? इसका जो मीनिंग होगा वो होगा एन इनसिक्योर, एन इनसिक्योर स्कीम, एन इनसिक्योर स्कीम। यानी एन इनसिक्योर, इनसिक्योर का मतलब असुरक्षित, स्कीम होती है योजना। मान लो कोई व्यक्ति है आपको एलआईसी के बारे में कि ये योजना आप लीजिए, तो वो जो योजना है उसके बारे में आप बिना सोचे समझे यदि उसको ले लेते हैं तो वो क्या होती है? आपके लिए एक प्रकार से इनसिक्योर स्कीम, यानी असुरक्षित योजना होती है। जब तक उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तब तक उसको मत लीजिएगा, ठीक है? तो एन इनसिक्योर स्कीम यानी एक असुरक्षित योजना। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि एन क्या है यहाँ? एन क्या है? आर्टिकल है, ठीक है। इनसिक्योर के कारण क्या आया है? एन आया है। ये ग्रामर पे अपन बता देंगे। तो चलिए जी, अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये कितने टाइम्स पूछी हुई है। ये एसएससी के एग्जाम्स में 2 टाइम्स आई हुई है, तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए अब आगे की अपन बात कर लेते हैं नंबर सेकंड ईटीएम के बारे में। नंबर सेकंड ईटीएम है ए ए लाफिंग स्टॉक, यानी ए लाफिंग स्टॉक। अब इसका हिंदी मीन्स बनाने जाए तो क्या बनेगा? एक का मतलब एक, लाफिंग का मतलब हंसना, ठीक है, लाफ का मतलब होता है हंसना, और स्टॉक का मतलब होता है संग्रह। यानी लाफिंग का एक स्टॉक। अपन बोलते हैं कि मेरे पास किसका स्टॉक है? मेरे पास जो बुक्स वगैरह है उसका स्टॉक है। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है? बहुत सारी, यानी एक ही प्रकार की बहुत सारी चीजें उसके पास होना। तो अब आप मुझे ये बताइए, इन लाफिंग स्टॉक यानी स्टॉक है किसका? हंसी का। हंसी का क्या है? उसके पास स्टॉक यानी संग्रह है। तो वो किसके पास है? किसी व्यक्ति के पास। मान लो जैसे कपिल शर्मा है, वो क्या है? एक प्रकार से लाफिंग स्टॉक है। स्टॉक का मतलब वो क्या करता है? हंसी, यानी हंसी मजाक करता है, यानी वो उसके पास हंसी मजाक की या जोक्स वगैरह की कोई कमी नहीं है। तो वो क्या है? उसके पास एक प्रकार से लाफिंग स्टॉक है, यानी स्टॉक का मतलब संग्रह है हंसी का, ठीक है, मजाक का, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या निकलेगा? एन एन ऑब्जेक्ट ऑफ
लाफ्टर, यानी एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, यानी हंसी का पात्र। इसका जो हिंदी मीन्स बनेगा वो क्या बनेगा? हंसी का पात्र, हंसी का पात्र। या और इसका देखिए, एक असुरक्षित, असुरक्षित योजना, एक असुरक्षित योजना। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स पूछी हुई है? ये एग्जाम्स में 2 टाइम्स पूछी हुई है, एसएससी के एग्जाम्स में 2 टाइम्स पूछी हुई है। और इसको आप हिंट के तौर पे क्या याद रखोगे? हिंट के तौर पे आप याद रख लेना कपिल शर्मा को। कपिल शर्मा क्या है? लाफिंग स्टॉक है, यानी उसके पास हंसी मजाक की कोई कमी नहीं है, तो उसके पास हंसी मजाक का या जोक्स वगैरह का क्या है? स्टॉक है, यानी संग्रह है। तो चलिए जी, अब आगे नंबर 3 पे अपन बात कर लेते हैं ईडीएम की। ठीक है, अब नंबर 3 पे देखिए, ए हेयर, ए हेयर ब्रेथ एस्केप, ए हेयर ब्रेथ एस्केप। अब इसका मीनिंग क्या होगा वो देखिए। एक का मतलब, एक हेयर मतलब बाल, ब्रेथ क्या होती है? चौड़ाई, ब्रेथ क्या होती है? चौड़ाई। हेयर का मतलब बाल, एक का मतलब एक, एस्केप का मतलब होता है बचना। तो यदि इसका इसी का सेंस है, एक ईडियम मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई थी, जो फर्स्ट वाली क्लास थी शायद, उसमें पढ़ाई थी, एक क्लोज सेव। उसका सेंस क्या था? क्लोज सेव, यानी क्लोज से सेव करना, यानी बाल बाल बचना। सेम वो का वो सेंस किसका है? इसका। ए हेयर ब्रेथ एस्केप, यानी एक बाल की चौड़ाई के बराबर बचना। अब मान लो कोई फौजी है अपना इंडियन वाला, तो उसने क्या की? गोली चलाई। उसने क्या किया? गोली चलाई किस पे? पाकिस्तानी पे। अब पाकिस्तानी पे गोली चलाई, तो जब भारतीय फौजी ने, इंडियन सोल्जर ने पाकिस्तानी सोल्जर पे गोली चलाई, तो वो क्या हो गई? वो गोली थोड़ी सी मिस हो गई, यानी बाल की चौड़ाई के बराबर क्या हो गई? मिस हो गई, यानी मामूली सी बच गई। तो उससे याद रख सकते हैं, हेयर ब्रेथ मतलब बाल की चौड़ाई, और एस्केप यानी बचना, यानी बाल बाल बचना। तो इसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा? ए नैरो एस्केप, ए नैरो एस्केप। और इसको हिंट के तौर पे कैसे याद रखोगे? बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। अच्छा, इसमें तो हेयर आ भी रहा है, बाल, तो उससे याद रख लेना बाल बाल बचना। ठीक है, बाल बाल बचना। ठीक है, तो ये एग्जाम्स में आई हुई है 3 टाइम्स। ये एसएससी की एग्जाम है, 3 टाइम्स पूछी हुई है, इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इनको देखिएगा, फिर आगे अपन ईडीएम्स की चर्चा करते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे अपनी कौन सी थी? ए हाउस ऑफ कार्ड्स। नंबर सेकंड पे अपनी कौन सी थी? ए लाफिंग स्टॉक। और नंबर थर्ड पे अपनी कौन सी है? ए हेयर ब्रेथ एस्केप। एक बार इनके मीनिंग को देखिएगा, इनके हिंट को देखिएगा। 2 टाइम्स ए हाउस ऑफ कार्ड्स वाली पूछी हुई है, और 2 टाइम्स लाफिंग स्टॉक वाली, और 3 टाइम्स पूछी हुई है हेयर ब्रेथ एस्केप वाली। तो चलिए आगे अपन चर्चा करते हैं, आगे अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे कौन सी ईटीएम है? सारी इम्पोर्टेंट है, पढ़नी तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल पढ़नी पड़ेगी। देखिए, नंबर 4 पे अपन चर्चा कर लेते हैं। नंबर 4 पे है ना, ए लेम एक्सक्यूज, ए लेम एक्सक्यूज। अब इसका मतलब क्या है? एक का मतलब, एक लेम क्या होता है?
लंगड़ा। लेम का मतलब क्या होता है? लंगड़ा या अपाहिज बोल सकते हैं। एक्सक्यूज क्या होता है? बहाना। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? बहाना। अब इसको याद कैसे रखोगे? इसको याद अपने को ऐसे रखना है, एल एम एक्सक्यूज यानी एक लंगड़ा बहाना। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो लंगड़ा व्यक्ति है, मान लीजिए कोई लंगड़ा व्यक्ति है, अब वो चल नहीं सकता, तभी तो लंगड़ा है। लंगड़ा व्यक्ति है वो चल नहीं सकता, तो उसी प्रकार से जो बहाना है वो लंगड़ा है, तो बहाना भी नहीं चलेगा। तो बहाना भी क्या नहीं करेगा? नहीं चल पाएगा। यानी किसी व्यक्ति ने बहाना बनाया कि यार मैं वहां पे गया हुआ था, ठीक है, अब उसको पता है क्योंकि वो भी वहां पे गया हुआ था, तब उसने क्या बोला? उसने क्या बोला कि तुम मेरे सामने लेम एक्सक्यूज बना रहा है। मेरे सामने क्या बना रहा है? लेम एक्सक्यूज। ठीक है, लंगड़ा बहाना बना रहा है, यानी तेरा बहाना क्या नहीं है, यानी सच नहीं है, यह चलने वाला नहीं है। तो उससे अपन याद रख सकते हैं, लेम एक्सक्यूज यानी लंगड़ा बहाना। अब लंगड़ा आदमी ज्यादा नहीं चल नहीं सकता, तो बहाना कैसे चलेगा? ठीक है, तो इसका हिंट क्या होगा? इसका हिंट होगा एक लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता। एक लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता, तो बहाना क्या चलेगा? ठीक है, तो बहाना भी नहीं चलेगा। तो बहाना नहीं चलेगा, तो बहाना कैसा हुआ? कमजोर। बहाना कैसा हुआ? कमजोर। ठीक है, वीक एक्सक्यूज। इसका मीनिंग क्या हुआ? वीक का मतलब कमजोर, एक्सक्यूज का मतलब बहाना, यानी कमजोर बहाना बनाए हैं। नंबर 5 पे अपन चर्चा कर लेते हैं। नंबर 5 पे कौन सा है अपना? ए डाइम ए डजन। ए डाइम ए डजन, ये 7 टाइम्स पूछी हुई है। एसएससी के एग्जाम्स पे 7 टाइम्स पूछी हुई है, ए डाइम ए डजन। तो आप सोच सकते हैं ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, तो अपने को सबसे पहले तो ये चीज़ पता लगानी पड़ेगी, इसका जो सेंस है या हिंदी मीन्स क्या बन सकता है। एक का मतलब एक, अब जिसको डाइम का अर्थ पता नहीं होगा वो क्या करेगा? ठीक है, एक का मतलब फिर एक, और डजन जानते हैं, दर्जन को बोलते हैं अपन। और डाइम क्या होती है? कोड़ी। क्या होती है? कोड़ी। डाइम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोड़ी। एक का मतलब एक, इस एक का मतलब एक, और डजन का मतलब दर्जन। अब इससे क्या पता लगा अपने को? इससे पता ये लगा कि जो पहले, सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि कौड़ी क्या चीज होती है। कौड़ी क्या चीज होती है? तो पहले के टाइम पे क्या था कि जो मुद्रा होती थी, ठीक है, आज जैसे रुपया है, ठीक है, 1 रुपया 2 रुपया, ठीक है, उस टाइम, पहले टाइम पे क्या चलती थी? कौड़ी चलती थी, जिसकी वैल्यू क्या होती थी? बहुत ही कम। जिसकी वैल्यू क्या होती थी? बहुत ही कम। अब मान लीजिए एक कौड़ी में आपको 1 दर्जन कोई चीज दे रहा है, ठीक है, मैं ऐसा बोलूं कि मैं आपको 12 पेन दे रहा हूँ 1 रुपए में। कितने रुपए में? 1 रुपए में 12 पेन, यानी 1 रुपए में मैंने आपको कितने पेन दिए? 12 पेन्स दिए। अब मुझे ये बताओ, तो ये पेन क्या हुए? सस्ते हुए। बेसिक सी बात है। जो 1 रुपए में आपने 12 पेन दिए, तो ये पेन का जो वैल्यू है वो क्या हुई? सस्ती हुई, यानी पेन का जो मूल्य है वो बहुत ज्यादा क्या हुआ? सस्ता। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो डायम होती है वो मुद्रा की छोटी इकाई होती है। उसमें आपको कोई यदि 1 दर्जन चीज दे रहा है, तो वो जो चीज दे रहा है उसकी भी वैल्यू क्या है? उसकी भी वैल्यू क्या है? कम। यानी वो चीज भी क्या है? सस्ती। तो इस चीज से अपन याद रख सकते हैं। तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? इसका मीनिंग होगा वेरी कॉमन। वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। यानी हिंदी में लिखे तो बेहद सस्ती या सस्ता। ठीक है, बेहद सस्ती, यानी कोई चीज़ है वो क्या है? बहुत ज़्यादा सस्ती है। तो इसका हिंदी मीन्स क्या होगा? वेरी कॉमन, यानी बहुत बहुत कॉमन, यानी सामान्य, एंड और ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, और उसकी कोई विशेष वैल्यू नहीं है, यानी सामान्य सी चीज़ है और उसकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। किसका मतलब हुआ? ए डाइम ए डजन। कैसे याद रखोगे? एक कोड़ी में कितनी दे रहे हैं अपने को? 1 दर्जन दे रहा है, तो उस चीज़ की क्या नहीं है?
वैल्यू नहीं है, यह वैल्यू बहुत कम है। तो वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, इससे अपन याद रख सकते हैं। और हिंट के तौर पे अपन लिखे तो हिंट क्या हो जाएगा, एक एक कौड़ी के भाव में, एक कौड़ी के, एक कौड़ी में लिख लो आप, एक कौड़ी में एक दर्जन, एक कौड़ी में एक दर्जन, एक कौड़ी में एक दर्जन दे रहे हैं, तो उस चीज की क्या नहीं है, वैल्यू नहीं है। और ये 7 टाइम्स पूछिए, यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बेझिझक कैसे कर दिया गया, एक कौड़ी में एक दर्जन दे रहा है, तो उस चीज की क्या नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो नंबर, अब अगली अपन इडियम की बात करें नंबर 6 पे। ए ग्रीन हॉर्न, एक ग्रीन हॉर्न। अब इसको अपने को ढंग से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, एक ग्रीन हॉर्न यानी एक हरा सींग, एक हरा सींग। इससे कुछ पता चला, नहीं पता चला, तो कैसे याद रखेंगे, एक हरा सींग। और ये एग्जाम में वैसे 2 टाइम्स पूछी हुई है, तो इसको याद कैसे करोगे। अब मान लीजिए आप इस हॉर्न की जगह आप किसको याद रखिए, लाइट को, किसको याद रखिएगा, लाइट, जो ग्रीन लाइट है यानी एक ग्रीन लाइट। अब जब आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा, उसमें 3 प्रकार की लाइटें होती हैं, रेड, ग्रीन और येलो। येलो क्या होती है, जो रेड होती है वो रुकने का काम मतलब रुकने के लिए बोलती है, और जो ग्रीन होती है वो किस लिए, किसका काम करती है, मतलब कि आप जा सकते हो, आगे जा सकते हो। तो अब आप एक चीज मेरे को बताइएगा कि जो गांव का व्यक्ति है, एक बार इसको देखिए, ठीक है, कि जो गांव का व्यक्ति है वो, मान लो मैं हूँ, जैसे जैसे मैं गांव में क्या चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ। अब गांव में तो कोई ट्रैफिक रूल नहीं है, मैं तो ऐसे चलाऊंगा, मतलब बिना कोई रोक टोक के चला रहा हूँ, यानी उसमें कोई नियम की जरूरत नहीं है, ना कोई रेड लाइट है, ना कोई क्या है, ग्रीन लाइट। तो अब जैसे मैं मान लो किसी सिटी में गया, मैं जैसे मान लो आप, मैं गया जयपुर में, अब जयपुर में गया, अब मैं तो गाँव में चलाया हुआ आदमी, तो गाँव में मैंने कैसे बाइक को भगाई आराम से। अब मैं सिटी में जाके वहां पे भगाऊं, तो मेरा क्या हो जाएगा, चालान कट जाएगा। यानी मान लीजिए मैं सिटी में गया जयपुर में, वहां पे रेड लाइट हो रखी है, और मैं क्या अपने गांव के अंदाज में चलने दे, और मैंने क्या कर दिया, सिग्नल को तोड़ दिया। तो एक बात, तो जब मैंने सिग्नल को तोड़ा, तो जो पुलिस वाला है वो मेरे को क्या बोल रहा है कि तेरे को चलानी नहीं आती क्या, दिख नहीं रहा कि ऊपर क्या हो रखा है, रेड सिग्नल हो रखा है, यानी लाल बत्ती जल रखी है। जब ग्रीन हो तब क्या करना चाहिए, अपने को चलना चाहिए। अब मेरे को क्या पता, क्योंकि मैंने तो कभी पहले सिटी में बाइक चलाई नहीं, तो मेरे को इस चीज़ का क्या नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। क्या नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस ग्रीन लाइट से याद रखिएगा कि ग्रीन लाइट किसका काम करती है, जाने का। और मेरे को पता नहीं कि ग्रीन लाइट क्या काम आती है। तो जब मैं सिटी में गया तो मेरे को बाइक चलानी, मतलब पता नहीं था ट्रैफिक लाइट का, तो इसीलिए मेरे को क्या नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, यानी सिटी में चलाने का क्या नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। तो सेम उसी का अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, यानी एक अनुभवहीन, एक अनुभवहीन व्यक्ति, नहीं जिसको अनुभव नहीं है, यानी मेरे को सिर्फ बाइक जो है वो सिटी में चलाने का अनुभव नहीं था, इसलिए मेरा क्या हो गया, चालान कट गया। इस ग्रीन हॉर्न को ऐसे याद रखिएगा, ग्रीन लाइट से, किससे याद रखोगे, ग्रीन लाइट से, ठीक है। हिंट के तौर पे आप देखो, यदि हिंट के तौर पे आप देखिएगा ग्रीन लाइट, अब जो मैंने चीज बताई उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको एक बार देखिए तीनों को, फिर आगे अपन चर्चा करते हैं, ठीक है, आगे अपन चर्चा करते हैं। कौन कौन सी हो गई, ए लेम एक्सक्यूज हो गई, ठीक है, ए डाइम ए डजन हो गया, ए ग्रीन हॉर्न हो गया, ठीक है। अब आगे अपन चर्चा कर लेते हैं अगली इडियम्स की।
देखिए, आगे अपन चर्चा कर लेते हैं अगली इडियम्स की। इडियम्स बेसिकली एकदम मजे वाली चीजें हैं। यानी इडियम्स एक बार समझ में आने लग गई फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको पढ़ने में भी मजा आता है। यदि इसको आप समझ के पढ़ो या ट्रिक के बेसिस पे पढ़ो तो आपको कभी भी मतलब ये नहीं लगेगा कि ये हार्ड है। तो चलिए अब आगे अपन चर्चा करते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे है अपनी ए हॉट पोटैटो। ए हॉट पोटैटो। अब इसका हिंदी मीन्स क्या होगा? एक का मतलब है एक, हॉट का मतलब है गर्म, और पोटैटो क्या होता है? आलू। अब मुझे ये बताइए, सॉरी एक बार इसको थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा ताकि दिखाई दे जाए। इडियम्स कौन सी है? नंबर 7 पे ए हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो यानी एक गरम आलू। एक गरम आलू। चलिए जी, अब इसकी कहानी क्या है? ये एग्जाम पे 2 टाइम्स पूछी है, इसको अपन याद रखेंगे। जैसे एक दोस्त था, कौन? रमेश। एक दोस्त रमेश था, एक था कौन? एक मान लो श्याम मान लो, ठीक है। नहीं, दो दोस्त थे, रमेश और श्याम। तो ये क्या कर रहे थे? दोनों खाना खा रहे थे। खाने में किसकी सब्जी थी भाई साहब? खाने में सब्जी थी आलू की, और सब्जी एकदम तैयार होके आई थी। यानी सब्जी कैसी थी? एकदम गरम। सब्जी कैसी थी? गरम। अब आप ये पूछिए कि सब्जी किसकी थी? सब्जी थी किसकी? पोटैटो की, यानी आलू की सब्जी थी और गरम थी एकदम। तो रमेश ने क्या किया? आलू की जो सब्जी थी उसमें आलू का एक टुकड़ा, यानी आलू का जो एक टुकड़ा है वो इसको खिला दिया। किसको? आलू के एक टुकड़ा किसको खिला दिया? श्याम को खिला दिया। किसने? रमेश ने। अब सब्जी गरम थी तो आलू का टुकड़ा भी गरम था, तो रमेश ने क्या किया? गरम गरम टुकड़े को ही किसको खिला दिया? इससे श्याम को। अब श्याम को खिला दिया तो श्याम का क्या हो गया? मुंह जल गया। अब श्याम भाई साहब गुस्से में आ गया। अब श्याम यह सोचे कि अब क्या किया जाए? तो श्याम को आया गुस्सा, और इसने क्या कर ली? इससे लड़ाई। क्या कर ली? लड़ाई। ये दोनों में क्या हो गई? लड़ाई। इंडिया पाकिस्तान के जैसे क्या हो गई? लड़ाई हो गई कि तूने मुझे गरम आलू क्यों खिलाया, ठीक है, जिससे मेरा क्या हो गया? मुंह जल गया। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या हो गई? लड़ाई। किस बात पे हुई? अब मुद्दा क्या था? मुद्दा क्या था? ये गरम आलू। मुद्दा क्या था? गरम आलू, यानी गरम आलू का टुकड़ा इसने खिला दिया, तो ये क्या बन गया? एक प्रकार से मुद्दा बन गया। तो गरम आलू है वो उनके झगड़े का क्या बन गया? कारण बन गया। क्या बन गया? कारण बन गया। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? ए कंट्रोवर्शियल इश्यू। एक कंट्रोवर्शियल इश्यू यानी एक विवादास्पद मुद्दा, यानी विवाद का मुद्दा। यानी विवाद का मुद्दा कौन बन गया? गरम आलू। तो इससे अपन याद रख सकते हैं, यानी गरम आलू है वो रमेश और श्याम के बीच क्या बन गया? एक कंट्रोवर्शियल इशू बन गया, यानी एक झगड़े वाला मुद्दा बन गया। यानी ये सिमिलर है ए बोन ऑफ कंटेंशन। पिछली क्लास में कराई थी ए बोन ऑफ कंटेंशन, यानी झगड़े की जड़। उसी से आप याद रख लीजिएगा, या इसको ऐसे याद रखिएगा, रमेश और श्याम। रमेश ने खिला दिया श्याम को भाई साहब गरम आलू, इनमें हो गई लड़ाई। तो जो कारण है वो क्या बन गया? गरम आलू का टुकड़ा। तो वो क्या बन गया? एक कंट्रोवर्शियल इश्यू। ठीक है, तो हिंट के तौर पे आप कैसे याद रखोगे? हिंट के तौर पे आप याद रख लेना, रमेश और श्याम। रमेश और श्याम की कहानी की स्टोरी। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो। आगे अपन चर्चा कर लेते हैं नंबर 8 इडियम के बारे में। नंबर 8 इडियम अपनी है ए कोल्ड
फिश। अब ए कोल्ड फिश, अब इसका हिंदी में देखने जाए तो क्या होगा? एक का मतलब है, एक कोल्ड का मतलब है ठंडी, ठीक है, या ठंडा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? फिश मतलब है मछली। अब एक ठंडी मछली, इससे क्या मीनिंग निकलेगा? क्या निकाल सकते हो? इससे अपने को मीनिंग निकालना पड़ेगा कि ठंडी मछली कैसी है? ठंडी। अच्छा, ठंडी अपन किस चीज को बोलते हैं, ठंडा या ठंडी? यानी अपन बोलते हैं ना कि यार इस लड़के का क्या है, स्वभाव क्या है? ठंडा है। या इस लड़के का स्वभाव कैसा है? ठंडा। अब ठंडा की जो यानी कि जो ठंडी है, ये किसको बिलोंग कर रही है? ये कर रही है शांत को, यानी इसका स्वभाव कैसा है? शांत। तो शांत स्वभाव वाली मछली, कैसे याद रखोगे? शांत स्वभाव वाली मछली या शांत स्वभाव वाला व्यक्ति। अब शांत स्वभाव वाला व्यक्ति क्या होता है? शांत स्वभाव वाला व्यक्ति वो होता है जो अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करता, यानी जो फालतू की बातें नहीं करता, ठीक है, अपने काम से काम रखता है, ठीक है, और अपनी फीलिंग को है वो शेयर नहीं करता है, और एरो गेरो को अपने को दोस्त भी नहीं बनाता है, यानी कोई भी एरा गेरा चलता जो बकवास करता है उनको क्या नहीं करता है? दोस्त नहीं बनाता है। तो एक कोल्ड फिश यानी ठंडी मछली या शांत स्वभाव वाला व्यक्ति, ठीक है, उससे आप याद रखिएगा। तो हिंट के तौर पे आप शांत स्वभाव वाला व्यक्ति वाला व्यक्ति, ठीक है, इसके हिंट के तौर पे आप याद रखिएगा, और इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा कि समवन हु seems unfriendly, someone who seems unfriendly and who does not share his feelings। समवन हु सिम्स अनफ्रेंडली, यानी कोई ऐसा व्यक्ति, समवन यानी कोई व्यक्ति, हु सिम्स जो कि प्रतीत होता है, अनफ्रेंडली, एंड और हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग, जो कि अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करता है। तो इसका सेंस ये हुआ। अब ये एग्जाम में आई हुई है, 2 टाइम्स एग्जाम एसएससी के एग्जाम से पूछी हुई है। इसका एक बार अर्थ देखिए, समवन हु सिम्स अनफ्रेंडली यानी कोई व्यक्ति जो कि दिखता है कि मतलब प्रतीत होता है अनफ्रेंडली, एंड और वो डज नॉट शेयर हिज फीलिंग, जो अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करता है। तो शांत स्वभाव वाले व्यक्ति से अपने को इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगले इडियम की अपन चर्चा कर लेते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 पे अपन चर्चा करें ए लेपर्ड, ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। अच्छा, इसका हिंदी मीन्स देखे पहले, तो क्या होगा? एक का मतलब है, एक लेपर्ड होता है तेंदुआ, लेपर्ड क्या होता है? तेंदुआ। कांट चेंज, चेंज का मतलब है बदलना, चेंज का मतलब है बदलना। स्पोर्ट्स होते हैं दब्बे, इट्स होती है अपने, और कांट्स मतलब नहीं सकता। इसका मीनिंग क्या निकलेगा? एक तो एक तेंदुआ अपने दब्बे नहीं बदल सकता, एक तेंदुआ अपने दब्बे नहीं बदल सकता। तो इसी से अपन इसका मीनिंग याद रखेंगे। तो हिंट क्या होगा? हिंट क्या होगा? एक तेंदुआ अपने दब्बे नहीं बदल सकता, ये इसका सेंस हुआ। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि कोई व्यक्ति है वो अपने करेक्टर यानी अपने गुणों को नहीं बदल सकता, उसी का सेंस क्या होगा? ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट, यानी एक लेपर्ड है वो अपने धब्बों को नहीं बदल सकता। तो यही लेपर्ड की जगह क्या आ जाएगा? व्यक्ति, कि एक ऐसा व्यक्ति
जो या ऐसे व्यक्ति जो अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते, या उनके लिए अपने स्वभाव को बदलना क्या हो या अपने गुणों को बदलना क्या हो, इम्पॉसिबल हो यानी असंभव हो। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस करेक्टर। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, इट इज इम्पॉसिबल यानी असंभव है, फॉर वन यानी किसी के लिए, टू चेंज यानी बदलना, वंस करेक्टर यानी अपने करेक्टर को, यानी किसी व्यक्ति के लिए अपने करेक्टर को या अपने गुणों को बदलना या अपने स्वभाव को बदलना क्या होता हो, इम्पॉसिबल यानी असंभव हो। तो अब जो तेंदुआ है वो अपने धब्बे को थोड़ी बदल सकता है कि चाहे तब तो धब्बे लगा दे और चाहे तब उनको हटा दे, नहीं कर सकता ना। उसी प्रकार से इट इज इम्पॉसिबल यानी असंभव है, फॉर वन यानी किसी के लिए, टू चेंज यानी बदलना, वंस करेक्टर यानी अपने स्वभाव को या अपने गुणों को बदलना क्या है, असंभव है। तो इससे आप याद रख सकते हो, और ये एग्जाम्स में 7 टाइम्स पूछी हुई है, तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक बार इनको देखिए, फिर लास्ट इडियम की अपन चर्चा करते हैं। उम्मीद है समझ में आई होगी। तो देखिए एक बार इनको, कौन कौन सी। नंबर 7 पे अपन ने चर्चा कर ली, ए हॉट पटेटो, और नंबर 8 पे ए कोल्ड फिश, ए कोल्ड फिश ये 2 टाइम्स पूछी हुई है। और नंबर 9 पे ए लेपर्ड कान चेंज इट्स स्पॉट्स यानी एक लेपर्ड अपने धब्बों को नहीं बदल सकता। ठीक है, फिर आगे अपन चर्चा कर लेते हैं लास्ट इडियम की, नंबर 10। नंबर 10 देखिए, नंबर 10 की अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए नंबर 10, ए चिफ a chip of the old block। अब देखिए ये एग्जाम में ये भी 7 टाइम्स पूछी हुई है। इसका हिंदी मीन्स निकालने जाए तो अलग ही निकलेगा कि ओल्ड ब्लॉक्स की एक चिप, ओल्ड ब्लॉक्स यानी पुराने ब्लॉक की क्या एक चिप। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि ओल्ड ब्लॉक को अपने को सेंस लेना है ओल्ड स्टोन से यानी पुराना पत्थर, ठीक है। और एक चिप यानी टुकड़ा, एक चिप का अर्थ क्या लेना है, एक टुकड़ा। ए चिप का अर्थ क्या लेना है, एक टुकड़ा। समझिएगा कहानी को, मान लीजिए ये कोई पत्थर है, ठीक है। इसका अपन ने ये टुकड़ा काट दिया, यानी ये टुकड़ा अपन ने क्या कर दिया, अलग कर दिया, यानी इस पत्थर का ये टुकड़ा अपन ने काट के अलग कर दिया। अब ये बताओ ये जो टुकड़ा है, यानी ये जो टुकड़ा है इस पत्थर का, ये इसी का तो है, ये जो टुकड़ा है वो इसी के समान है। समान इन द सेंस मतलब इसके जो गुण है वो इसी के समान है, इसी के समान ही तो है। आकार तो है नहीं, लेकिन गुण तो इसके समान नहीं है, या इसका स्वभाव या इसकी जो प्रकृति है वो इसी के समान है। तो उसी उसी से अपन याद रखेंगे इसको, यानी इस चीज से अपन किसको याद रखेंगे, इस ईडीएम को, ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी एक ओल्ड ब्लॉक की चिप, एक ओल्ड ब्लॉक की चिप यानी एक पुराने पत्थर का टुकड़ा। अब जो पुराने पत्थर का टुकड़ा वो किसके समान है, उसी पत्थर के समान है। कई बार आपने सुना होगा, कई बार व्यक्ति बोलते हैं कि यार ये तो उसी पत्थर का टुकड़ा है, यानी ये तो उसी पत्थर का टुकड़ा है, यानी उसी पत्थर के समान है, यानी इसका जो गुण है या इसका जो स्वभाव है उसी पत्थर के समान है। तो इसका जो मीनिंग निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए समवन सिमिलर इन
करेक्टर ऑफ वंस फादर। समवन सिमिलर यानी कोई व्यक्ति सिमिलर हो यानी समान हो इन करेक्टर यानी स्वभाव में या गुण में ऑफ वंस फादर यानी खुद के पिता के समान, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपने पिता के समान हो या अपने पिता के स्वभाव के समान या उनके गुणों के समान हो। इसका मतलब क्या हुआ, ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका सेंस क्या हुआ, समवन सिमिलर इन करेक्टर ऑफ वंस फादर, यानी इसका आप ये याद रखिए कि जो पिताजी के गुण है वो किसके अंदर है, बेटे के अंदर। तो कई बार लोग बोलते हैं कि यार ये लड़का उनका है, ये लड़का दिखने में किसका है, उनका है, या राम जी का है या श्याम जी का लड़का है। तो इससे याद इसको रखिएगा और हिंट के तौर पे आप ये रखिएगा, एक पुराने पत्थर का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा। एक पुराने पत्थर का टुकड़ा किसके समान होगा, उसी पत्थर के समान होगा। तो इससे अपन इसको याद रख सकते हैं और ये 7 टाइम्स पूछी है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के जो भी इडियम्स है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पिछली क्लास वाली सभी जो इडियम्स है वो सारी आई हुई है और ज़्यादातर चांस क्या रहता है एग्जाम में कि जो एग्जामिनर होता है वो बार बार रिपीटेशन जो इडियम्स होती है, रिपीटिव होने वाले जो इडियम है उन्हीं को वापस पूछ लेता है। तो अपने को ध्यान से इनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, पिछली 2 क्लासों में उम्मीद है किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी और इस क्लास में भी मैंने अपने 100% दे दिए हैं। उम्मीद है किसी को समझ में या किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए जी, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।